हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुपम राज और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टीचरीफाई में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछाते हो। टॉपिक क्या है? अम्ल, क्षार, लवण और उदासीनीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे वो आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, एमपीटेट, कोई भी हो, यहाँ तक कि पीसीएस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ही जीरो से, और उस लेवल तक जाएंगे जहाँ तक कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। और ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पे बेस्ड है, तो आपको कोई भी डाउट या कोई भी मिस्टेक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ही ढंग से पढ़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर आप सच में पढ़ना चाह रहे हैं इस टॉपिक को, तो प्लीज़ उठ के बैठ के देखना। ये नहीं है कि आपने लेट के देखा तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा उसका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही जीरो से स्टार्ट करने की हम बात कर रहे थे। तो आप सभी जानते हो कि यार दही हो, चाहे वो आपका नींबू का रस हो, संतरा का रस हो, सिरका हो, इन सभी का स्वाद कैसा होता है यार? खट्टा होता है। खट्टा होने का मतलब क्या है? इसलिए खट्टा है क्योंकि इनकी जो प्रकृति है अम्लीय है, ठीक है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं अम्ल पाया जाता है, ठीक। और जो अम्ल वर्ड है, ये एसिड जो वर्ड है, कहाँ से आया है? लैटिन के एसिड से आया। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, तो मैंने बता दी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो खाने का सोडा होता है, आप लोगों ने शायद डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया होगा, बट खाने का जब हम लोग खाने को पकाते हैं तो उसमें डाला जाता है, ठीक है, पकाते टाइम। लेकिन जब इसको आप डायरेक्टली इसको जीभ पे रखकर टेस्ट करेंगे तो उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्यों कड़वा होता है? क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्षार पाया जाता है। और एक पहचान इसकी होती है ये कि ये छूने पर कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं, ठीक। जैसे साबुन चिकनी होती है वैसे ये भी चिकने होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आप आइडिया लगा सकते हो कि आप ही घर में जो साबुन है यूज़ करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं क्षार का कंटेंट है, ठीक है। सिंपल चीज़, क्योंकि साबुन जो होता है वो क्षार से मिलकर बनाया जाता है। चलिए अगली टॉपिक चलते हैं। तो बच्चों वाली बात थी, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। अम्ल क्या है? आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि अम्ल वो हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं। वो सभी क्या होगा? हमारे अम्ल होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे HCl है, तो HCl को जब आप तोड़ते हो तो यहाँ पे क्या निकलता है? H+ एंड Cl-। तो यहाँ पे H+ मिल गया, मतलब ये अम्ल है। सिंपल सी चीज़ है। आर्हेनियस ने यह चीज़ बोली। क्षारक के बारे में उन्होंने बोला कि क्षारक वो होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। यानी कि OH- आयन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे NaOH की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? जब NaOH की हम लोग बात करते हैं तो ये हमें मिलता है Na+ एंड OH-। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सिल आयन मिल गया, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा क्षारक है। सिंपल चीज़ है। तो ये तो हो गई आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। एक डेफिनेशन और है, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्टली पूछ ली जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, ब्रांस्टेड एंड लॉरी के अनुसार क्या था? तो इन्होंने कहा, ब्रांस्टेड एंड लॉरी ने कहा कि अम्ल वो होते हैं जिनके अणु प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं। तो इसके जो भी एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड जो भी है हमारा नाइट्रिक एसिड, ठीक। चलिए, ये हो गई डेफिनेशन। और जो पेपर में पूछी जाती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही आराम से, ठीक है। चलिए, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सूचक, पेपर में सूचक के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है कि सूचक क्या होते हैं। देखो, होता क्या है कि चाहे वो आपका अम्ल हो, क्षार हो या जल हो, ठीक है, इन सब का कलर क्या होता है? ये सभी रंगहीन होते हैं। तो हमें पहचानने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि ये अम्ल है या क्षार है। तो क्या करना है? इनकी पहचान के लिए कुछ पदार्थ हम यूज़ करते हैं, और उन्हीं पदार्थों को क्या बोला जाता है? सूचक कहा जाता है, ठीक है। यानी अम्ल और क्षार की पहचान के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं वो पदार्थ हमारे सूचक कहलाते हैं। तो अब सूचक हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे संश्लेषित, जिनको हम लैब में बनाते हैं, कुछ हमारे पास प्रकृति में अवेलेबल होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास हल्दी है, ये प्राकृतिक सूचक है। गुड़हल की पंखुड़ियाँ हो गया, लिटमस हो गया। जो लिटमस पेपर होता है वो प्राकृतिक होता है, ठीक है। सिंपल चीज़ है। ये भी हमारी डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं यार कि कैसे वर्किंग होती है इसकी। चलिए, थोड़ी सी लैब में आ जाते हैं। तो हमारे पास एक सूचक है, मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सूचक है बीकर में, इसका कुछ कलर है, मान लेते हैं रेड है। अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बस, ठीक। तो इस सूचक का कुछ कलर होगा या मे बी रंगहीन हो। अब इसमें आप एक चीज़ डालते हो, चाहे अम्ल डालोगे या क्षार डालोगे, कोई भी एक चीज़ डालते हो, तो क्या होता है? इस सूचक का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लो रेड था, अब ये येलो हो गया, ठीक है, येलो हो गया। तो इससे पता चल जाता है अब ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? आपने अम्ल डाला है या क्षार। मे बी ये आप अम्ल डालते हैं तब ये येलो होगा, हो सकता है क्षार डालें तो कुछ और चेंज हो, या फिर ना चेंज हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसी बेस पे ये वर्क करता है कि हमारा
कौन चीज़ हमने डाली है, ठीक है। कलर को ये देख के हम पहचान जाते हैं, सिंपल चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटमस पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग देखते हैं लैब में, आप लोगों ने यूज़ किया होगा, और इसके चीज़ें जो पेपर में पूछी जाती हैं यार, समझने कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। तो लिटमस क्या है, मैंने बताया था प्राकृतिक सूचक है, और ये कहाँ पाया जाता है, लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब ये लाइकेन पौधा किस वैरायटी का होता है, किस समूह से पाया जाता है, ये थैलोफाइटा समूह का ये पौधा है, ठीक है। सिंपल चीज़ है। थैलुस इसका जो इसमें कुछ जड़, पत्ती और तना ये सब बिल्कुल अलग अलग नहीं दिखता है जैसे हम नॉर्मल पेड़ देखते हैं, है ना। ये इनमें एक ही जैसा, पूरी संरचना एक ही जैसी होती है पूरे पूरे पेड़ की, ठीक है। इसको थैलुस बोलते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ है। थोड़ा सा और देखेंगे यहाँ पे, ये जो लिटमस होता है ये खुद में ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, ठीक। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, जब आप इसको डायरेक्टली प्राप्त करते हो तो ये बैंगनी होता है। ये एनसीईआरटी में उन्होंने कलर को माव या नीलछोड़ भी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है भाई बुक के अकॉर्डिंग पूछ ले तो क्या करोगे आप, है ना। और ये विलेन के रूप में अवेलेबल होता है, और लाल और नीले लिटमस के रूप में भी अवेलेबल होता है। मैंने आप लोग को बताया कि भाई ये तो बैंगनी प्राप्त किया जाता है, फिर ये लाल नीला कैसा हो गया, अम्ल और क्षार को मिला के इसकी जो पट्टियां बना ली जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की। दो ही कलर बनते हैं मेनली, रेड और ब्लू, ठीक है। सिंपल चीज़ है। तो समझ में आ गया लिटमस के बारे में। और भी चीज़ें हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पेपर में पूछता है कि अम्ल और क्षार डालने पे कलर चेंज कैसे होता है लिटमस का, ठीक है। तो लिटमस के रंग में परिवर्तन कैसे होना है, इसको हम थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अम्ल है, तो अम्ल नीली पट्टी को, जो लिटमस की नीली पट्टी है उसको क्या करता है, लाल कर देता है। सिंपल चीज़। अब बहुत बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि उनको याद ही नहीं होता है कि कैसे करना है इसको। एक तरीका है, बिल्कुल सिंपल है। तो हम यहाँ पे एक नाम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अनिल। तो अनिल एक लड़का है जो अम्ल, क्षार और इन सब का कारोबार करता है, उसका धंधा है, ऐसा कुछ मान लो, ठीक। अब करता क्या है, इसके नाम का मतलब है, क्या मतलब है, अ से अम्ल, ठीक है। अ से अम्ल, नी से नीला हो जाएगा, और ल से लाल हो जाएगा। मतलब अनिल जो लड़का है वो अम्ल से अम्ल डालकर नीली पट्टी को लाल कर देता है। समझ पा रहे हैं, अम्ल नीले को लाल कर देता है। बिल्कुल बहुत ही बेसिक बिंदास ट्रिक है ना। बस इतना याद रखना है, बच्चे का नाम याद रखना अनिल, तो अम्ल नीले को लाल कर देता है। हो गया याद। चलो, क्षार होता है, क्षार क्या करता है, क्षार अम्ल का जस्ट उल्टा करता है, ठीक है। तो ये नीले को लाल कर रहा था, तो क्षार क्या करेगा, वो लाल को नीला करेगा। समझ आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही आसान चीज़ है। एक चीज़ और है, बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि मान लेते हैं इस अम्ल ने इस नीले को लाल तो कर दिया, तो क्या ये अम्ल दोबारा इस लाल को नीला करेगा, नहीं करेगा। केवल एक बार चेंज करता है, वो नीले को ही लाल करेगा, वो लाल पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ऐसे ही क्षार में भी है, क्षार भी हमेशा लाल को ही नीला करेगा, वो नीले को लाल नहीं करेगा। सिंपल चीज़ है, ठीक है। चलो, ये तो अम्ल और क्षार की बात हो गई। और हमारे यहाँ पास उदासीन हो, कोई भी विलेन, उदासीन विलेन हो, जैसे कि जल आपके पास है, तो जल क्या कुछ चेंज करता है, नहीं करता है। मतलब अगर लाल है तो लाल ही रहेगा, नीला है तो नीला ही रहेगा, मतलब नो चेंज। समझ आ गया। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कहीं भी, तो एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ा सा बैक करके जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने बताया कि अम्ल और क्षार के जलीय विलयनों की बात करते हैं। मैंने बताया था कि जब जल में घोलते हैं तो H+ आयन मिलता है, कब, जब हमारा अम्ल होता है। यहाँ पे जब अम्ल होता है H+ आयन मिलता है, लेकिन होता क्या है, जो हाइड्रोजन आयन है ये जो है मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता है, तो ये तुरंत रिएक्शन कर लेता है किससे, H2O से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक H, यहाँ पे 2 H मिल के क्या बन जाते हैं, H3O+ आयन, ठीक है। तो यहाँ पे मे भी कभी कभी ये भी हो सकता है कि H+ के बजाय आपको हाइड्रोनियम आयन लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड की जगह पे हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ लिख दे, तो मे भी हो सकता है ऐसा, पेपर में पूछ सकता है, तो फुल तैयारी रखो, है ना, कहीं से भी एक क्वेश्चन छूटना ना पाए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बात कर रहे थे मैं, जब क्षारक है तो क्या होगा भाई, OH- आयन देगा। ये तो सिंपल बात हो गई। मैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक तो क्षारक, बड़ा कंफ्यूज होते होंगे आप भी, एक तो क्षारक और एक तो क्षार। इसका क्या मतलब है, देखो, कुछ जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, उन क्षारकों को हम क्षार बोल देते हैं, ठीक। और जो नहीं घुलते हैं उनको हम क्षारक ही बोलते हैं। तो ये इतना डिफरेंस है, क्योंकि पूछ सकता है पेपर में। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है,
जितनी भी चीज़ें हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है, लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो होता क्या है, पीएच स्केल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो पी और एच का मीनिंग होता है, अलग अलग डिफरेंस होता है। पी का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब है पावर। किसकी पावर यार, एच की पावर। एच क्या है यहाँ पे, एच प्लस, एच का मतलब एच प्लस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि एच प्लस की पावर उसके अकॉर्डिंग उसकी एक स्केल बना दी गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएच की जो एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस, यानी एच प्लस जितने ज़्यादा हैं उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक पीएच स्केल हमने बना रखी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इधर सब जब 7 से यहाँ पे उदासीन, यहाँ पे 7 या 0 से 14 के बीच में जाता है ना, 0 से 14 के बीच में जाता है। एक मिनट इसको कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जब H प्लस आयन में सांद्रता में वृद्धि हो रही है, मैंने क्या बताया था, जब H प्लस बढ़ते हैं तो पीएच क्या होता है, कम होता है। यहां से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सांद्रता बढ़ी H की, पीएच घट गया। अब जब मान लो H की सांद्रता घटने लगे तो क्या होगा, यानी OH की सांद्रता बढ़ने लगी। OH की सांद्रता जब बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, उसकी जो प्रकृति है क्या होगी, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। यानी अगर पीएच 7 से ऊपर है तो वो क्षार है, अगर 7 से नीचे है पीएच तो वो हमारा क्या है, अम्ल है। समझ में आ रहा है ये चीज़ है। अब चलिए और थोड़ा सा देखते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग को शायद पता होंगी, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पीएच स्केल होती है एग्जैक्टली ये बहुत से जो सूचक होते हैं उनको मिक्स करके बनाया जाता है, और जिसका हमें पीएच पता करना होता है, इस पट्टी पे हम उसको उस जो भी विलेन हमारे पास उसको गिराते हैं, और जैसा कलर आता है उस कलर के अकॉर्डिंग हम पहचान जाते हैं कि ये हमारा इसकी पीएच कितनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 14 पार्ट हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो अगर पीएच मान लो 1 के करीब है या 0 के करीब है तो हम ये कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि प्रबल अम्ल है। और अगर जो उसकी पीएच है 14 है, 14 के आसपास है, तो वो क्या है, प्रबल क्षार है, ठीक। तो हमारा जो जठर रस होता है, जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस होता है आमाशय में जो पाया जाता है, ठीक है, तो उसकी पीएच 1.2 तक होती है ना। खाना पचाने के लिए होता है HCl अम्ल यहाँ पे पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, तो उसकी पीएच कितनी होती है, 1.2। हमारे घर में जो हम नींबू यूज़ करते हैं तो उसका पीएच कितना है, 2.2, ये भी हमारा अम्लीय है। अगर जल की बात करें तो शुद्ध जल जो हमारे पीने लायक जल होता है उसकी पीएच होती है 7.4, और एक आसुत जल होता है, आसुत जल में कोई भी गंदगी नहीं होती है, बिल्कुल प्योर होता है, डिस्टिल्ड वाटर, उसका पीएच 7 ही होता है, ठीक। चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जब हम बात करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, इसकी पीएच 10 होती है। और NaOH है ना, NaOH जो हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसकी पीएच हमारी 14 है, यानी कि ये जो NaOH है ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड क्षार है, बेस है, ठीक है, समझ में आ गई चीज़ है। तो देखो भाई पेपर का लेवल हमेशा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पेपर का लेवल हमेशा बढ़ता जा रहा है, तो अपना लेवल भी बढ़ाते रहिए। ये नहीं कि आपको वीडियो थोड़ी सी टफ दिखी तो आप छोड़ के भाग गए, नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप दोबारा कहोगे तो मैं दोबारा अगली वीडियो में फिर से पढ़ा दूंगा इससे भी आसान तरीके से। चलिए अब हम फिर से आते हैं अपने प्राकृतिक सूचकों पर। हल्दी की हम लोग बात कर रहे थे, तो हल्दी क्या होती है यार, हल्दी पर जब आप एसिड डालते हो तो क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होगा। हल्दी येलो होती है तो येलो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसमें क्षार डालते हो तो इसका कलर चेंज हो जाता है, कैसा हो जाता है, रेड। तो ये चीज़ आप लोग घर पे यूज़ करते भी होंगे, क्योंकि कभी कभी जब आपने देखा होगा कि हल्दी का टीका लगाना होता है तो क्या करते हैं कि उसमें कभी कभी अच्छा रंग लाने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा चूना मिला लेते हैं, क्योंकि चूना क्षार होता है और उस वहाँ बहुत ही अच्छा कलर हमें मिल जाता है, रेड कलर का। इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल ये है कि अगर आपकी शर्ट पर हल्दी का दाग लग गया है और उसको अगर आप साबुन से धुलोगे तो क्या होगा, उसका जो दाग है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो साबुन होती है उसमें कहीं ना कहीं क्षार का कंटेंट पाया जाता है, और ये हमारा हल्दी है, तो हल्दी और क्षार मिलके क्या बना देगा, रेड बना देगा। समझ में आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें सीटेट में पूछ ली आती हैं। और चलिए एक और सूचक की हम बात करेंगे, यहाँ पे गुड़हल का पुष्प के बारे में बात करेंगे। तो गुड़हल का पुष्प क्या होता है, वो भी हल्का सा रेड ही होता है, लेकिन उस पर जब आप एसिड डालते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है, मैजेंटा हो जाता है, ठीक है, मैजेंटा कलर होता है। जब आप क्षार डालते हो तो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो भाई ये पेपर में पूछ सकता है, बहुत ही मे भी ना पूछे, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको तैयार रहना पूरी तरह से। चलिए कुछ सूचक ऐसे भी होते हैं, इनके बारे में एक पेपर में पूछा गया है, कुछ सूचक ऐसे भी होते हैं जो गंध के बेस पे काम करते हैं, जैसे कि हमारे प्याज होता है, प्याज की अलग एक गंध होती है, लौंग की गंध होती है, और जो वेनिला होता है इनकी अलग अलग स्मेल होती है। जब आप इस पर अम्ल डालते हो जिस पे,
जब इस पर आप एसिड डालते हो तो इस पर कोई भी चेंज नहीं होता है, इनकी गंध गायब नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप इसमें कोई भी क्षार डाल दोगे तो इनकी गंध जो है समाप्त हो जाएगी। तो हम इससे पहचान सकते हैं कि अगर आप क्षार डालते हो तो गंध गायब नहीं हुई, सॉरी, जैसे ही आप क्षार डालते हो अगर गंध गायब हो गई तो इसका मतलब समझ में आ गया कि भाई ये क्षार है। ठीक, ऐसे समझो। ठीक है, स्लोली आराम से चलेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है भाई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में क्लियर होने वाला है। चलिए, और ही हम बात करेंगे संश्लेषित सूचकों की। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अपर लेवल की जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। तो वो यहाँ पे क्या है, फिनोफ्थिलीन एक सूचक है जिसको लैब में बनाया जाता है। इसका खुद का कलर कैसा होता है, ये रंगहीन होता है, ये खुद रंगहीन होता है। लेकिन जब इसमें हम अम्ल डालते हैं, अगर इसमें हम अम्ल डालेंगे, लेकिन अम्ल डालने पर भी इसका कलर चेंज नहीं होता है। अगर पीएच की वैल्यू 8 से कम है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन मान लो अम्ल की जगह पे अब हम इसमें क्षार डालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो पीएच बढ़ना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि भाई क्षार तो उसकी पीएच ज़्यादा होती है ना, 14 के पास बढ़ती चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही क्षार डालोगे तो पीएच क्या होगा, 8 से ऊपर होगा। जैसे ही 8 से ऊपर हो जाएगा इसका कलर अपने आप ही गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, अपने आप से गुलाबी कलर आने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर गुलाबी कलर आपको मिल रहा है तो क्षार है, अगर कोई भी कलर आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अम्ल है। सिंपल चीज़ है, आसान है। चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा सूचक है, वो पेपर में पूछा जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेथिल ऑरेंज के बारे में सबने नाम सुना होगा। तो देखियो होगा यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम। तो मेथिल ऑरेंज के बारे में अभी थोड़ा सा बताएं। इसका नाम ऑरेंज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। कैसे समझो इसको यार, जब इसमें हम अम्ल डालते हैं, मेथिल ऑरेंज में जब हम अम्ल डालना स्टार्ट कर देते हैं, अगर पीएच 3.1 से कम हो गई, पीएच 3.1 से कम हो गई तो ये रेड हो जाता है। ठीक है, ये रेड हो जाएगा। लेकिन जब इसमें आप क्षार डालना प्रारंभ करते हो और पीएच 4.4 से ऊपर पहुंच जाती है, अभी भी है अम्ल ही, इसका जो माध्यम है वो अभी भी अम्लीय ही है, लेकिन जैसे ही 4.4 के ऊपर जाता है, लेकिन ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये येलो कलर का हो जाएगा। ये फिक्स है, ये कलर यहाँ पे जो हम बात करें कलर्स की, तो ये फिक्स कलर है। ये पूछता है कि क्या कलर बनेगा, तो जब अम्ल डाला तो रेड बना, और जब क्षार डाला तो हमारा येलो बन गया। अब बताओ यार, लाल और येलो को मिलाते हो तो कौन सा कलर बनता है, ऑरेंज बनता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग समझ जाओ कि भाई लाल और येलो की जब हम बात कर रहे हैं तो हम मेथिल ऑरेंज की बात कर रहे हैं। सिंपल चीज़ है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है यार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जब देख लेना पूरी ना, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी लंबी वीडियो है यार, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये उठ के बैठ जाओ, सोना नहीं है। ये नहीं लेट के मोबाइल देख रहे हैं सो गए, नहीं सोना नहीं है। चलिए, तो हम बात करेंगे अभी उदासीनीकरण के बारे में। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। अब आप सोचो कि अम्ल और क्षार है हमारे पास, अब इनको अगर आपस में मिलाओ तो क्या बनेगा। तो यार दो नई चीज़ें बनती हैं। क्या क्या बनता है, एक तो बनता है हमारा लवण यानी कि साल्ट, और हमें प्राप्त होता है जल। दो चीज़ें। एक और चीज़ प्राप्त होती है क्या, उष्मा भी मुक्त होती है। जब आप अम्ल और क्षार को मिलाते हो तो जिसमें जहाँ पे आप मिलाओगे वो जो बर्तन होगा आपका वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि उष्मा निकलती है उसमें से, अपने आप उष्मा निकलती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जब उष्मा निकले तो उष्मा क्षेपी है, जब उष्मा देनी पड़ती है तो उष्मा शोषी होती है। तो यहाँ पे उष्मा शोषी की यहाँ पे बात नहीं हो रही। चलिए ठीक है, समझ में आ गया इतना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है कि हम अम्ल लेते हैं HCl, अम्ल है, NaOH क्षार है, इसको मिलाया तो क्या बना हमारा NaCl बना हमारा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है भाई, नमक, जो खाने वाला नमक होता है, ये वही है। कैसे प्राप्त हुआ, दो चीज़ों को मिलाया, प्राप्त हुआ हमें जल और ऊर्जा, है ना, उष्मा मुक्त हुई ना। सिंपल चीज़ है। एक एग्जाम्पल और हमारे पास यहाँ पे है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे हमारे पास है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे भी है। ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्षार है। समझ में आ गया। उदासीनीकरण क्या होता है भाई, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, लवण, जल और ऊर्जा हमें मिलती है। सिंपल चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। अब उदासीनीकरण के उपयोग के बारे में हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में ये बार बार पूछा जाता है कि उदासीनीकरण के क्या क्या उपयोग हैं। तो होता क्या है, जब हम खाना कुछ अजीब सा खा लेते हैं, ठीक है, तो हमारा पेट जो है जब खाना पच नहीं पाता है, यानी कि अपाचन हो जाता है, खाना नहीं पच पाता है, तो ऐसी उपस्थिति, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे आमाशय में अम्ल बनने लगता है, एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी हो गई यानी कि एसिड हो गया हमारे पास है, तो अब एसिड को कैसे खत्म करोगे यार,
क्योंकि क्षार जो होता है एसिड का जस्ट उल्टा होता है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खानी पड़ेगी जो अम्ल के प्रभाव को कम कर दे। तो हम खाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो आप टैबलेट वगैरह खाते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की होती हैं। जब एंटासिड यूज़ करते हैं तो वो वही चीज़ है यार, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच का लगभग 10 होता है, ठीक है। तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। समझ में आ गया उदासीनीकरण का क्या उपयोग है, हमारी एसिडिटी को कम कर देता है। चलिए अगली लाइन पे बढ़ते हैं। चींटी का डंक, हमको लगता है चींटी ने काट लिया, अरे काटने के बाद वो करती क्या है भैया, वो उसके शरीर में अम्ल होता है, वो अम्ल डाल देती है वहाँ पे जहाँ पे काटती है, ठीक है। तो जब भैया अम्ल डाल दिया उसने, अब क्या करोगे, तो आपके पास अगर खाने का सोडा है, ठीक है, खाने का सोडा है या कैलेमाइन है, कैलेमाइन में उपस्थित जो हमारी जिंक कार्बोनेट होती है, ये हमारी क्षारीय प्रकृति के हैं, ठीक है, क्षारीय प्रकृति के हैं। तो इस चींटी के डंक का प्रभाव यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सिंपल। अगर हल्का सा लगा दोगे तो नमी युक्त लगाने का मतलब जानते हो क्या है, नमी युक्त इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें तभी वर्क करती हैं जब वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। कहीं भी अगर नमी नहीं होगी तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, सिंपल चीज़, समझ लो ये चीज़, ठीक है। चलो मृदा का उपचार करते हैं हम लोग इसी चीज़ से। यहाँ पे भी वही होती है। क्या करते हैं कि कभी कभी हमारी जो मिट्टी होती है, जो इसमें खेती कर रहे हैं, वो अम्लीय हो जाती है जब बहुत ज़्यादा हम खाद यूज़ कर लेते हैं, ऑर्गेनिक खाद यूज़ कर लेते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं, जो हमारी पैकिंग वाली आती है खाद, ठीक है, समझ पा रहे हैं, लैब वाली, ठीक है। तो ये हमारी अम्लीय जब मृदा हो जाती है तो भाई अम्लीय हो गई तो क्षार डालोगे। क्षार डालने के लिए दो पूछता है क्या डालना है, सिंपल चीज़ है। तो हम 2 चीज़ डाल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और हम एक चीज़ डाल सकते हैं बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही हमारे क्षार हैं, ठीक है। तो ये हमारे अम्ल के प्रभाव को कम कर देंगे। चलिए ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और है कि अगर मिट्टी हमारी क्षारीय है, अगर मिट्टी हमारी क्षारीय हो गई तो क्या करोगे भाई, तो उसके लिए हम कंपोस्ट खाद यूज़ करते हैं, ठीक है। जो एनिमल डंग होता है, जो हमारे कूड़ा करकट होता है, इन सबको सड़ा के जो हमारी खाद बनती है, कंपोस्ट उसको बोलते हैं। अब कंपोस्ट खाद डालने से क्या हो जाएगा भाई, कंपोस्ट जो खाद होती है जब ये सड़ता है, ये सब मटेरियल सड़ता है तो हमारा एसिड प्रोड्यूस होता है, अम्ल प्रोड्यूस होता है, इसलिए ये इस क्षार के प्रभाव को कम कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल चीज़ है। कंपोस्ट खाद क्या है, अम्लीय होती है। चलिए अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट यार, हम लोगों ने इसका लैब में बहुत मजा लिया, अम्लराज का, एक्वारेजिया का। क्या करते थे हम लोग लैब में, क्या क्या मिलाया हमने, HCl मिलाया, किसके रेशियो में, 3 के रेशियो में। 3 भाग हमने लिया HCl, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3, और जो नाइट्रिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसका हमने 1 पोर्शन लिया, यानी 3:1 के अनुपात में मिलाया। और इसको हम लोग कॉपर की छिलन, गोल्ड तो मिलता नहीं था वहाँ पे, तो इसको डालते तो ये सब चीज़ों को, कॉपर को गला देता था यार, ये है ना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी। तो यहाँ पे एक डायरेक्टली पूछता है कि रेशियो क्या है, 3.1। क्या काम है इसका, गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने के लिए यूज़ होता है, सिंपल चीज़ है, और भी यूज़ हो सकते हैं। चलिए एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एसिड रेन क्या होती है भाई, हमारे वातावरण में कुछ जो गैसें हैं, है ना, वो उपस्थित रहती हैं। कौन कौन सी गैसें हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसें होती हैं। जब पानी बरसता है, पानी बरसने से क्या होता है, ये पानी के साथ मिक्स होते हैं और ये रिएक्शन करते हैं पानी के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करती है तो हमारा कार्बोनिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी पानी से क्रिया करती है तो बन जाता है नाइट्रिक एसिड, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, नाइट्रिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारी क्रिया करता है वाटर से तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा भी हम बात करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे तीनों एसिड बना देते हैं और यही एसिड हमारे बिल्डिंग्स पे गिरता है। जैसे कि हमारा ताजमहल है, उसका क्षरण होता जा रहा है, कलर उसका भद्दा होता चला जा रहा है, ठीक है। या हमारी फसलें खराब हो रही हैं, क्यों, क्योंकि ये गैसें पानी के साथ मिलके एसिड बना रही हैं। यही हमारी जो वर्षा होती है, इसी को हम अम्ल वर्षा बोलते हैं, सिंपल चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ याद ध्यान रखने वाली है, मैंने बताया यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड, बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। सल्फ्यूरिक तो सबने सुना है, लेकिन सल्फ्यूरस सुना है क्या, इसका फॉर्मूला होता है H2SO3, ठीक है। तो पेपर में पूछता है कि भाई एसिड रेन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लगाओगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है H2SO4, वो अलग होता है, ये अलग है, ठीक है। तो सल्फ्यूरस एसिड आपको लगाना है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, बहुत बच्चों ने गलत किया इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले लाइन पे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। पेपर में पूछता है भाई प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है ना, पूछता है। तो देखो क्या होता है कि भाई जो HCl है हमारा,
कुछ जो ऐसे जो हमारे अम्ल होते हैं जो जल में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, पूरी तरह से वियोजित हो जाए, यानी कि जैसे कि H+ और Cl- में पूरी तरह से ये डिजॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये हमारा प्रबल हो गया। जो कुछ होते हैं वो आंशिक रूप से या पूरी तरह से वियोजित नहीं हो पाते, जैसे कि हमारा CH3COOH, ये क्या है, सिरका है हमारा, ठीक है। तो ये देखो पूरी तरह से वियोजित नहीं हो पाता है, तो ये हमारा दुर्बल अम्ल हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो HCl हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। उसके सेकंड नंबर पे आता है नाइट्रिक एसिड, थर्ड नंबर पे आता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग CH3COOH को, नाम ही नहीं याद आ रहा मुझे तो, ठीक है। उसको जो भी बोलते हैं, ये हमारा सिरका है, इसको बोलते हैं, ठीक है, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं अब इसको मैं लिख दूंगा उस पर, ठीक है। तो सबसे प्रबल ये है, उसके बाद ये प्रबल है, मतलब प्रबलता घट रही है, यहाँ पे घटते क्रम में मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा इसकी, फिर उसकी, है ना, उससे कम इसकी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। समझ में आ गया, ये डायरेक्टली पूछता है पेपर में। चलिए अब क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब प्रबल अम्ल आपके पास है, आपके पास प्रबल अम्ल हो एक और एक दुर्बल अम्ल हो, दुर्बल क्षारक हो, मैंने बताया था अम्ल और क्षार को मिला के क्या बनता है, लवण बनता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक हमने प्रबल को मिलाया, एक हमने मिलाया दुर्बल को। तो इसमें बताओ यार किसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, बनेगा तो लवण, लेकिन वो लवण कैसा होगा, अम्लीय होगा। क्यों अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रबल अम्ल हमने यूज़ किया है इसलिए, ठीक है। और जल तो हमें प्राप्त तो होगा ही होगा, सिंपल चीज़ है। चलिए ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं यार। आपको लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ाते चले यार, नहीं, जब आपके पास सामने क्वेश्चन आएगा ना, वो अगली वीडियो में आएगा, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से, ठीक है। चलो प्रबल और दुर्बल क्षारकों की हम बात करते हैं। तो क्षारकों में भी वही चीज़ है कि अगर जैसे NaOH है, ये पूरी तरह से वियोजित हो जाता है तो ये प्रबल क्षारक हो गया, ठीक है, या प्रबल क्षार हो गया। NH4OH जो होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा पूरी तरह से वियोजित नहीं होता है, यानी कि आंशिक रूप से वियोजित होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा ये दुर्बल क्षारक है। तो यहाँ पे भी एक आप लोग उसको याद कर लीजिए कि NaOH सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैं बताया था ना इसका pH कितना होता है, 14 होता है। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये घटते क्रम में यहाँ पे, ठीक है, ये सब घटते क्रम में है, सिंपल चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, एक प्रबल क्षारक लिया है और दुर्बल अम्ल लिया है। तो यहाँ पे भी बनेगा तो लवण ही ना, सिंपल चीज़ है भाई, बनेगा तो लवण ही, ठीक है। लेकिन ये कैसा होगा भाई, क्षारीय प्रकृति का होगा। क्यों क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि जो हमने क्षारक लिया है वो प्रबल लिया है, जिसकी प्रबलता होगी वो वैसा ही मिलेगा हमें। ये पूछा गया है पेपर में, ठीक है, कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को मिलाकर लवण जो मिलेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अब यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक एक नंबर में, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। क्या है भाई, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक। तो प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से ये पाया जाता है। तो हमारे पास अम्ल के नाम लिखे हैं, यहाँ पे स्रोत है एसिटिक एसिड, सॉरी हाँ मैं बोल रहा था ना, CH3COOH क्या है हमारा यार, वो सिरका ही है, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। तो एसिटिक एसिड कहाँ से मिलता है, सिरका से मिलता है। फॉर्मिक एसिड यार, फॉर्मिक एसिड कहाँ पे मिलता है, चींटी और बर्रे के डंक में। जब चींटी डंक मारती है तो कौन सा अम्ल डालती है, वो फॉर्मिक एसिड। पेपर में पूछा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाला है कि यहाँ पे कई बार चींटी के डंक में या बर्र के डंक में मेथेनॉइक एसिड भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्मिक एसिड ऑप्शन मिल जाता है तो भी आप लगा दोगे, मेथेनॉइक एसिड मिलता है तो भी आप वहाँ पर टिक लगा दोगे, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड का यूज़ कहाँ पे होता है, फलों को सुरक्षित रखने में, ठीक है, क्योंकि फल को लंबे टाइम तक रखना होता है आपको, वैसे तो सड़ जाएंगे, तो आप जब एसिड में रखोगे, है ना, तो वो लंबे टाइम तक चलते हैं, सिंपल चीज़ है। सिट्रिक एसिड की बात करेंगे। सिट्रिक एसिड जो हमारे जितने भी नींबू टाइप के फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, ये सब क्या है, नींबू कुल एक इनका कुल होता है, ठीक है। तो नींबू कुल के पौधे हैं, ठीक है, या हम बोलते हैं कि सिट्रस कुल के पौधे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पता चल गया कि भाई साइट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा हमें, नींबू कुल के फलों से मिल जाता है। लैक्टिक एसिड की बात करेंगे। लैक्टिक एसिड हमारा दही में पाया जाता है। देखो लैक्टिक एसिड आपका जब कभी पेट पूरी तरह से बंद हो जाता है, जाम हो जाता है, आपका मल त्याग नहीं हो पाता है ढंग से, तो हमें क्या चीज़ बोली जाती है, कहते हैं कि दही खा लो पेट सही हो जाएगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है वो हमारे पेट को थोड़ा सा नॉर्मल कर देता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं चीज़। तो वहाँ पे हमें लैक्टोज की सिरप दी जाती है या फिर टैबलेट देते हैं, ठीक है। समझ आया चीज़ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये यार, रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ऑक्सैलिक एसिड, जो पालक खाते हैं यार हम लोग, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ, किसी को पता भी नहीं होगा यार, पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया चीज़ें यार। चलो
सेब की बात करते हैं तो सेब मैलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? मैलिक एसिड। तो यार जब भी सेब खाना तो सोचना यार इसमें क्या है, मैलिक एसिड है, याद हो जाएगा। कैसे याद नहीं होगा यार, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, देखो मैंने बताया था भाई आंवला जो है और जो सिट्रस कुल के पौधे हैं, नींबू कुल के पौधे हैं, इसमें भी सिट्रस तो पाया जाता है, यानी कि साइट्रिक एसिड तो पाया जाता है, साथ में बुक में लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड में भी ये चीज़ होती है, ठीक है। तो वहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। मेनली जब आंवले की बात करेंगे तो आप एस्कॉर्बिक लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। टार्ट्रिक एसिड, यार गोलगप्पे जब खाने जाते हो वहाँ पे तो उसमें एसिड डालते हैं, कौन सा एसिड? टार्ट्रिक एसिड डालते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है भाई? इमली, अंगूर, कच्चे आम, ये बहुत ही खट्टे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टार्ट्रिक एसिड होती है, समझ गया चीज़। चलो अब थोड़ी सी और बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। देखो बात ये है कि हमारे पास एक मिनट, मैंने बताया HCl है हमारे पास। तो मैंने बताया था कि भाई HCl पेट में पाया जाता है, अमाशय में हमारे HCl पाया जाता है। उसकी pH कितनी होती है? 1 पॉइंट से लेके यहाँ पे 2.35 के, है ना। अकॉर्डिंगली होता है, कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो खाना पचाने में इसका यूज़ होता है। अगर HCl का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आपका खाना नहीं पचने वाला, सिंपल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अमाशय में पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। जो हमारा मुँह है इसका जो pH होता है अम्लीय होता है। इसका जो pH है 5.6 है, यानी कि इसकी जो मुंह है अगर आपके pH नापोगे तो अम्लीय निकलेगा, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें दांत जो होता है, हमारे दांतों की ऊपर की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है? इनेमल होता है। इनेमल ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की। मैंने यार ये क्यों बताया? इसका बताने का रीज़न ये है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके दांत जो होते हैं वो क्षय होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, या उनकी ऊपर की जो पेंट होती है वो उतरने लगती है कभी कभी। क्यों होती है ऐसा क्यों होता है? कि जब हम खाना खाते हैं और ढंग से ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो जो खाना होता है वो, मैंने बताया था कि जब कोई भी चीज़ सड़ती है तो वो क्या बनता है? अम्ल बनता है। तो ये जो अम्ल यहाँ पे 5.6 pH है, ये pH और ज़्यादा कम हो जाती है, समझ रहे हो? pH और ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि ये अम्लीय, इसकी जो एसिडिटी है, अम्लीयता और बढ़ जाती है, ठीक है। और जब अम्ल और बढ़ेगा तो भैया दांत क्या होंगे भाई? कमजोरी होंगे, गिरेंगे ही। और जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है इसका यूज़ करते हैं हम लोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ये भी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो इसको साफ करने के लिए, धातुओं को साफ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड, इनका भी यूज़ किस लिए करते हैं? लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उसको साफ करने के लिए हम इसका अम्लों का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड की हम लोग जो बात करें, जो हमारे पालक में पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है भाई? जब कपड़े पे जंग के दाग लग जाते हैं, जंग के दाग जब आपके कपड़ों पर लग जाते हैं तो किससे यूज़ करोगे आप? ऑक्जेलिक एसिड से सफाई होगी इसकी भैया, ठीक है। समझ में आ गया चीज़। चलिए अगली लाइन पे चलते हैं, अगली हेडिंग पे। चीज़ हमारी क्लियर हो गई? चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्षारकों की। ये हमारे क्षारक हैं, अम्ल के उपयोग देख लिया हम लोगों ने, अब क्षारकों के उपयोग देख लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? चूने का पानी होता है, लाइम वाटर, चूने का पानी। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? विरंजक। विरंजक क्या होता है? जो रंग उड़ाने के लिए यूज होता है, किसी चीज़ का आपको रंग गायब करना है ना, तो उसमें विरंजक, चूर्ण बनाने की, ठीक है। पुताई का जो चूना होता है, जिससे घर की पेंटिंग होती है, चूना, नॉर्मल चूना, ठीक है, तो वो कहाँ से बनता है यार? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। समझ में आ गया? ये हमारे क्षारक हैं, सब क्षार हैं, सिंपल चीज़। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे यूज़ होता है भाई? ये मैंने बताया, ये क्षारक है, मैंने बताया था ना, क्षारक होते हैं। इनका यूज़ कहाँ पे होता है? साबुन बनाने में, यार मैंने बताया था अभी। पेट्रोलियम की सफाई करने में भी इसका यूज़ होता है, कागज और कपड़ा बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इन सभी क्षारकों का उपयोग होता है, ठीक, समझ में आ गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की हमने बात कर ली थी अभी। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पेट की अम्लता को कम करने के लिए, मैंने बताया था अभी, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये थोड़ा सा स्पेशल है यहाँ पे। खिड़की के जो कांच होते हैं, इसको साफ करने के लिए एक लिक्विड बनाया जाता है, आप लोगों को शायद यूज़ किया होगा घरों में। तो उसको जो साफ करने के लिए मटेरियल बनाया जाता है वो कहाँ से बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक। एक बार इसको और रिवाइज कर लो। देखो अम्ल का तो आसान था थोड़ा सा, क्षारक थोड़े से यहाँ पे थोड़े से डिफिकल्ट इनका नाम थोड़े अजीब से, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लोगे, दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में। PDF में दे ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यार, हज़ारों बार पेपर में पूछा गया ये चीज़, ठीक। क्या चीज़ है ये? देखो होता क्या है कि कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर की हम लोग बात कर रहे थे। अब लाइम वाटर का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। लेकिन जब आप इसमें CO2 डालते हो, CO2 गैस डालते हो, तो हमारा क्या बनता है? CO2 गैस जब इसे लाइम वाटर से प्रवाहित कराई जाती है तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, दूधिया। जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक, इसे समझ में आ गई? और मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, पानी में ही घुलता नहीं है, ये सफ़ेद अघुलनशील अवक्षेप है, वो पानी में मिक्स हो जाता है, सिंपल। ठीक, तो ये दूधिया हो जाता है, सिंपल। एक चीज़ और होती है, अभी तो हमने एक बार करी प्रवाहित, अब थोड़ी सी और इसमें भी जब प्रवाहित करते हो, मोर CO2 और ज़्यादा जब प्रवाहित कराते हो, तो ये जो दूधिया कलर हमें प्राप्त हुआ था पहली बार में, ये फिर से गायब हो जाता है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, फिर हमारा पहले बना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट से हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, ये फिर से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो पेपर में पूछा जाता है कि भाई CO2 पहले प्रवाहित करते हैं तो ये बनता है, जब दोबारा करते हैं तो दूधिया का रंग गायब कैसे हो जाता है? तो इसीलिए गायब हो जाता है क्योंकि वो फिर से हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक, तो ये फॉर्मूले भी आप लोग के काम आते हैं यार, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है ना। चलिए आगे समझ में। तो देखो यार, बोर तो नहीं हो रहे हो यार, बोर नहीं होना है, क्योंकि अगर बोर हो रहे तो भैया उठ के बैठ जाओ फिर से, अगर आप लेट गए हो तो। ठीक है, लेटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। धामन ऐश की बात करते हैं, धामन सोडा। तो देखो, धामन सोडा और धामन ऐश क्या है? जब इसमें धामन ऐश में देखो Na2CO3, ये भी साल्ट है, ये क्या है? लवण है, ये अम्ल नहीं है, क्षार नहीं है, ये लवण है, साल्ट है। ठीक है, तो इसका यूज़ भी हम देख लेंगे कहाँ पे है? डिटर्जेंट बनाने में। ठीक है, साबुन बनाने के लिए हम लोग क्षार का उपयोग कर रहे थे, डिटर्जेंट बनाने में भी हम यहाँ पे देखो, धावन का मतलब धोने वाला यार, सिंपल धावन सोडा, धोने का सोडा, यानी किससे धोते हो कपड़े यार? डिटर्जेंट से, सिंपल चीज़। ठीक, अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है? जल की कठोरता यूज़ करने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक, चलिए, बेकिंग सोडा, खाने पकाने का जो सोडा होता है वो कहाँ से बनता है? धावन सोडा से। देखो, ठीक है, धावन सोडा बेकिंग सोडा बनाने में धावन सोडा का या धावन ऐश का उपयोग किया जाता है, धावन ऐश का। ठीक है, सोडा जब बोलते हैं तो यहाँ पे 10H2O यहाँ पे और ऐड हो जाता है, बस कुछ और नहीं है, वही चीज़ है यार, सिंपल, एक ही चीज़ समझ सकते हो आप। ठीक, अब हम बेकिंग सोडा की बात करेंगे भाई। ठीक है, बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज़ हो सकता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, देखो, ये है सोडियम कार्बोनेट और इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे H आ गया ना, तो ये बाइकार्बोनेट हो गया, बस इतना ही अंतर है धावन सोडा और बेकिंग सोडा में। दोनों ही हमारे लवण हैं। अब इसका उपयोग भाई, बेकिंग सोडा है तो साफ साफ खाने का सोडा में प्रयोग करते हैं, खाने को जल्दी पकाने में, खाना जल्दी पक जाए इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और मैंने बताया था भाई ये क्या है? साल्ट है, लेकिन साल्ट तो है, इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्रबल क्षार यूज किया हो गया होगा, इसलिए हमारा क्षारीय लवण है ये। ठीक, अब क्षारीय लवण है तो इसको एज ए एंटासिड यूज करते हैं हम लोग, एसिडिटी हो गई है तो अब आप इसका यूज कर सकते हो बेकिंग सोडा का। जब आपका इनो होता है, जो हम इनो खाते हैं, है ना, पानी में डाल के, तो वो बेकिंग सोडा से ही बनता है, कह सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और जो गैस निकलती है वहाँ पे, जो बहुत सी वो आने लगती है, ऊपर से गैस निकलने लगती है मुंह से, कौन सी गैस होती है? वो CO2 गैस होती है, सिंपल। अग्निशामक में यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं CO2 गैस निकल रही है। बेकिंग सोडा को जब आप रिएक्ट करता है पानी से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो यहाँ पे भी सोडा और अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है कुछ। ठीक है, सोडा और अम्ल यहाँ पे भी जब रिएक्ट करेगा तो हमारे CO2 गैस निकलेगी, तभी तो भाई अग्निशामक के रूप में यूज करोगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सिंपल। समझ में आया नहीं आया? एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं यार, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूज़न हो रही होगी। ठीक है, एक बार फिर से, खाने को जल्दी पकाने में खाने का सोडा यूज़ किया जाता है एंटासिड के रूप में और अग्निशामक के रूप में। चलिए, अब तो हो गया ना यार, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये भी चीज़ पेपर में पूछी गई है कई बार, तो इसको भी हम एक मिनट, हाँ ठीक है, इसको भी हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। अम्ल जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो क्या होता है? यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो देख के भागना नहीं यार, ये नहीं कि कठिन चीज़ें आ गई तो छोड़ के चले गए, नहीं, यही चीज़ें तो पेपर में आनी है यार। तो अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो क्या बनता है? यहाँ पर भी
लवण बनता है बट जल नहीं बनता है वहाँ पे। वहाँ तो अम्ल जब क्षार को मिला रहे थे तो लवण और जल मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कब? अम्ल और जब धातु मिलाएंगे। आया समझ में? तो ये चीज़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी पड़ेगी आपको ये चीज़। और जब अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, धातु ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है तो क्या मिल रहा है हमें? लवण प्लस जल मिल रहा है। एक चीज़ आप यहाँ पे रिलेट करो यार कि जब हम अम्ल और जब क्षार मिलाते थे तब हमको मिलता था लवण प्लस जल, लेकिन अभी भी हमको जब हम अम्ल और धातु ऑक्साइड को मिला रहे हैं तब भी हमें लवण और जल मिल रहा है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं? वो सब हमारे क्षार होते हैं। उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। समझ में आ गई चीज़? ठीक है, आई थिंक आप लोग को बहुत ही ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, है ना? कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं फिर से समझा दूंगा यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो और मज़ा ही आएगा दोबारा पढ़ाने में। ठीक, तो एक बार फिर से, अम्ल और धातु, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, अम्ल और धातु की ऑक्साइड तो लवण प्लस जल बनेगा। ठीक, चलिए सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हमें। जब, एक मिनट, अम्ल और धातु या अधातु हैं, यहाँ पे धातु ऑक्साइड की हमने बात कर ली, अगर अधातु हैं यहाँ पे, ठीक है, अम्ल की जब अधातु से क्रिया कराओगे तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। ध्यान देना, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। यानी अम्ल दो चीज़ों से क्रिया करता है, धातु से और उसके ऑक्साइड से, ना कि अधातु या अधातु की ऑक्साइड से, किसी से क्रिया नहीं करता है। समझ में आ गई चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्षारकों की। क्षारक और क्षारक की धातु से क्रिया। देखो, सभी क्षारक, जो सभी धातुएं हैं वो क्षारकों से क्रिया नहीं करती हैं। सभी धातुएं क्षारकों से क्रिया नहीं करती हैं, कुछ ही धातुएं हैं ऐसी। यहाँ पे जो मेन है हमारे पास, वो हमारे पास है कौन कौन सी? जिंक और एल्यूमिनियम। ये केवल दो ही धातुएं हमारी हैं जो हमारी क्षारकों से क्रिया करती हैं। ठीक, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जो जिंक है ये क्रिया करके हमारा क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है यहाँ पे भी। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अम्ल प्लस धातु और क्षार प्लस धातु, दोनों में ही क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा, सॉरी, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। समझ में आ गया? तो ये दो चीजें हैं, सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं, यहाँ पे सोडियम जिंकेट बना, ये भी हमारा लवण है। समझ में आ गया? ये दोनों ही नॉन मेटल है, रिएक्ट विद नॉन मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है भाई, क्षारक की धातु से तो क्रिया हमने करा दी, लेकिन क्षारक की अधातु से जब क्रिया कराते हो तो क्या करेगा? यहाँ पर भी लवण बनेगा। ठीक है, जब क्षारक की अधातु से क्रिया कराओगे तो हमारा लवण बनेगा, लेकिन कोई भी गैस नहीं निकलेगी, कोई भी, ना ही जल बनेगा ना ही हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ध्यान देना ये चीज़। ठीक, तो ये चीज़ कई बार पेपर में पूछी गई है कि क्या बनेगा, प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस होगा तो क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होंगी? अम्ल बनेगा, क्षार बनेगा, जल बनेगा, क्या क्या बनेगा? तो आपको यहाँ पे जब क्षार और अधातु की बात कर रहे हैं तो आपको केवल और केवल लवण में टिक लगाना है। समझ गए चीज़? तो ये जो टॉपिक हमने अभी जस्ट पढ़ाया है ये थोड़ा सा टिपिकल है, आपको फिर से इसका रिवीजन करना ही पड़ेगा और देखना ज़रूर यार इसको। ठीक, अभी और चीज़ें हैं यार, देखो कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्षारक और अधातु ऑक्साइड, क्षारक और अधातु ऑक्साइड की जब क्रिया करते हैं तो यहाँ पे लवण प्लस जल बनेगा। मैंने बताया था कि अभी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, क्या बताया था कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं या क्षारक होते हैं। और जब अधातु के ऑक्साइड की हम बात करते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे? ये अम्लीय होते हैं, ये हमारे अम्लीय होते हैं भाई। इसीलिए तो हमारा यहाँ पे लवण प्लस जल मिल रहा है, यहाँ पे क्षारक मिल गया, यहाँ पे हमारा अधातु की ऑक्साइड यानी कि अम्ल मिल गया। कुल मिला के क्या बनेगा? लवण प्लस जल, है ना? वीडियो को पॉज करके बहुत ही प्यार से समझो यार, क्योंकि मैंने भैया इस PDF को बनाने में ना कई दिन लगाए हैं, पूरी रिसर्च कर ली, पूरे ढंग से 10 जगह से पढ़ा हमने, है ना? बहुत जगह से रेफरेंस लिए तब समझ में आया। इतनी चीज़ें कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है यार, ठीक है ना? तो आपको ये सब चीज़ें एक जगह पे मिल रही हैं, तो अगर आप
चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई फोर्सली नहीं है, कोई फोर्स नहीं है आपको कर सकता है ना, तो बस मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्षारक होता है। और जो यहाँ पे CO2 है यार, मैंने CO2 लिया है, क्या है CO2, क्या है भाई, अधातु है। और कार्बन क्या होता है, धातु है, उसका ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, अधातु है, ठीक है, सिंपल। तो हमारा लवण और जल बन गया, सिंपल चीज़ है। क्षारक और धातु ऑक्साइड नो रिएक्शन, क्षारक और धातु के ऑक्साइड कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। ऐसे ही वहाँ पे भी था, जब हम अम्ल और अधातु की बात कर रहे थे, अम्ल और अधातु की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। तो ये रिएक्शन, अगर पेपर आपका अच्छे लेवल का आने वाला है, सुपर टेट के वाले बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर पेपर अच्छे लेवल का आ गया तो भैया आपको ये चीज़ें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो मेरी कंप्लीट ख़त्म हो चुकी है। अभी जितने भी टॉपिक मुझे पढ़ाने थे, ठीक है, मैंने पढ़ा दिए। अगर कोई टॉपिक बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, इसका सेकेंड पार्ट में बनाऊँगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जितने भी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है ना कि सर ये इसका क्या रिएक्शन हुआ, क्या बना, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, हमें पता है कन्फ्यूजन की, या मुझे थी, तो आपको कहाँ से नहीं होगी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन है, ये सब क्लियर होगी बहुत ही प्यार से, बहुत ही हल्के से, ठीक है। बच्चों जैसे यार क्वेश्चन है, ये सब बच्चों से करोगे आप लोग, है ना। तो भैया थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप लोग यार। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम क्या है भाई यार, चैनल का नाम जरूर याद कर लो आप लोग, टीचरीफाई। किसके लिए है यार, टीचर्स के लिए है, मेनली टीचर्स के लिए है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए होने वाला है, ठीक। क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी है, आपको भी तैयारी करनी है, ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि हम दोनों आपस में साथ में मिलकर तैयारी करें, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी का अगला टॉपिक लेके, या फिर कोई और टॉपिक, जो भी कहीं भी टॉपिक आपका फंसता है मुझसे पूछिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक। ग्रुप का लिंक दिया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पे आइए, पूछिए मुझसे, मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे कल, नहीं तो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बस पढ़ाई करिए बस, ठीक है।